student, this is Swati Negi, your science teacher. So class 8 आज हम चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे. चैप्टर फर्स्ट हम पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, दैट वाज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. आज हम जो पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ चैप्टर, दैट इज माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. सो वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग क्या है? बहुत बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स. वी नो दैट इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं. सम आर बिग इन साइज, सम आर वेरी स्मॉल इन साइज. कुछ बहुत बड़े होते हैं साइज में, कुछ बहुत स्मॉल होते हैं. कुछ को वी कैन सी विद आवर आईज एंड कुछ को हम अपनी आईज से भी नहीं देख पाते. फाइन. सो इस पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको हम ओनली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. फाइन. दैट मीन द ऑर्गेनिज्म which can be seen only by the microscope and cannot be seen by our naked eyes are called your microorganisms. So microorganism को खोजना शुरू कब किया गया? इसकी डिस्कवरी होने तब शुरू हुई जब माइक्रोस्कोप का क्या हुआ? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी. माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के 5 और 6 कैटेगरीज डिवाइड की गई. जो इसकी मेन कैटेगरी है, 5 कैटेगरीज है, 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको क्लास 8 में रीड करना है. वी हैव डिवाइडेड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 पार्ट्स. नंबर 1 इज बैक्टीरिया, then fungi or also called fungi, algae, protozoa and virus. So just talk about the first, we just talk about the bacteria. सबसे पहले बैक्टीरिया की बात की जाएगी. What is bacteria? जो बैक्टीरिया है ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. These are your unicellular organisms which are very small in size, जो बहुत छोटे होते हैं साइज में. सेकेंडली जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड किया गया था अर्थ पर वो हमारा बैक्टीरिया ही देखा गया था, जो था साइनोबैक्टीरिया. उसके बाद बात आती है बैक्टीरिया के साइज की. साइज जो होता है बैक्टीरिया का बहुत स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू दीज ऑल. इन सबसे जो स्मॉल साइज है वो हमारा बैक्टीरिया का है. बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो अराउंड आपका 0.200 माइक्रोन्स, इसके अराउंड इसका साइज होगा. उसके बाद शेप की बात अगर की जाए, जो बैक्टीरिया का शेप होता है, बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट शेप में हमें मिलते हैं. मींस सम बैक्टीरियाज आर ऑफ योर बॉल शेप, कुछ बैक्टीरिया बॉल शेप के होते हैं. सम बैक्टीरियाज आर ऑफ योर रोड शेप, कुछ रोड शेप के होते हैं. सम बैक्टीरियाज यू कैन सी ऑफ द स्पाइरल शेप, दैट इज ऑफ योर स्पाइरल शेप. सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की शेप्स जो होते हैं हमारे बैक्टीरियाज की मिलती हैं. एक स्मॉल क्लिप आई एड इनटू द वीडियो आल्सो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड शेप एंड द साइज ऑफ द बैक्टीरिया. नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द फंगी. फंगी क्या होता है? इट इज आल्सो कैटेगरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो फंगी आर योर प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये प्लांट के स्ट्रक्चर की तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. जो हमारे फंगी होते हैं मल्टी सेलर और यूनिसेलर दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है. फंगी का जो एक बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका मशरूम. आप मशरूम को अपने माइंड में कंसीडर करके फंगी के बारे में रीड कर सकते हो. सो फंगी के अंदर जो होता है, क्योंकि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है बट इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपना खाना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से नहीं बनाता. ये अपना जो फूड है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से गेट करता है. फाइन. सो ये फंगी इसी तरीके से जो फंगी की शेप होती है वो भी डिफरेंट होती है. Some fungi we can see with the naked eye, but some we cannot see without help of microscope. So I give a clip of the different categories of the fungi also in the video. You can easily read them. So there are 3 main kinds of the fungi. Number 1 is yeast, mushroom, then your molds. So these are some example of your fungi. Okay, now we will talk about the algae. That what are algae? As we have read about the fungi that fungi are the plant-like structure as it is. जो हमारे algae हैं ये भी plant-like structures होंगे. ये भी या तो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है. बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि फंगीज में हमारे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बट जो हमारे एल्गीज हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है मोस्टली, या कुछ ना कुछ कलर इनका होगा क्योंकि इनके पास कलरिंग पिगमेंट्स होंगे. फाइन. इनके पास ना कोई रूट
होती है, ना कोई स्टेम होते हैं, ना कोई लीव्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी इनके पास क्लोरोफिल होगा पिगमेंट्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। ये सारे जो एल्गीज होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हमारे सैप्रोफाइट्स होते हैं। फाइन। सो जो हमारे एल्गीज हैं जनरली ये पाए कहाँ जाते हैं, जो मॉइस्ट और वेटी एरिया होते हैं, मीन्स जहाँ पर मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लाइक नियर द पॉन्ड्स, रिवर, या जो आपका सेलाइन वाटर होता है, फ्रेश वाटर के आसपास आप इसे इजीली देख सकते हो। इवन एट द साइड ऑफ द वाटर टैंक के साइडों में आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर की, जिसको आप काई बोलते हो, यू कैन से ग्रीन कलर की, वो आपको जमी भी दिखाई देती है पानी के आसपास, जहाँ पे भी वाटर एरिया होता है, वही हमारी एल्गीज को वही हमारी क्या होती है, एल्गीज के टाइप्स होते हैं। इसको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लाइक रेड एल्गीज, ब्लू ग्रीन एल्गीज एंड योर ब्राउन एल्गीज। So student, now we'll talk about the protozoas. प्रोटोजोआस क्या होता है? प्रोटोजोआ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। प्रोटोजोआ क्या हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो प्रोटोजोआ होते हैं जनरली ये ग्रुप्स में पाए जाता है, और ग्रुप में पाए जाने की वजह से जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कॉलोनी बनाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में कहाँ मिल सकता है? तो प्रोटोजोआ कैन बी फाउंड नियर द वेट प्लेस और द मॉइस्ट प्लेस। जैसे एल्गीज था कहीं पे भी वेट प्लेस में या फिर मॉइस्ट प्लेस में हमें मिल रहा था, एज इट इज प्रोटोजोआ भी इसी कंडीशन से हम देख सकते हैं। जो प्रोटोजोआ का बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआस के, वो है अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे प्रोटोजोआस के अंदर आते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको पता है कि मलेरिया इज अ डिजीज कोज्ड बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से वो डिजीज होते हैं, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होती है जब वो बाइट करती है तो प्रोटोजोआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, और इंजेक्ट होने के बाद क्या, वो हमारे मलेरिया का कारण होगा। स्टूडेंट विल टॉक अबाउट द वायरस। वायरस इज ऑल्सो काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो वायरस होता है आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक और बहुत स्मॉल साइज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बट इसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर मोस्टली दे आर नॉन लिविंग, बट जो हमारा वायरस है ये साइंटिस्ट के लिए एक पजल टाइप है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है जब बॉडी के बाहर होता है कहीं पर भी, तो इट बिहेव्स लाइक अ नॉन लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। बट इफ अगर ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाए या बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो मल्टीपल फॉर्म में अपनी ग्रोथ करता है, मतलब रिप्रोड्यूस जो होता है मल्टीपल फॉर्म में होता है। तो बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते ही किस तरीके के बिहेवियर शो करने लगता है, लिविंग बिहेवियर शो करने लगता है। सो इट इज अ बाउंड्री बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ज़्यादातर जो वायरस है वो हमारे प्लांट्स में, एनिमल में, ह्यूमन बींग्स में, इन सारी जगह पर वायरस पाया जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो 5 टाइप्स थे उनके इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। बट नाउ हम क्या करेंगे, हम इन 5 के 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस पढ़ेंगे और इनके हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ यूज होता है, फंगी कहाँ यूज होता है, इस तरीके से वायरस कहाँ यूज होता है, और कहाँ पर इनके जो होते हैं हमारे हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज़ के यूजेस पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के यूज। बैक्टीरिया का जो यूज़ किया जाता है मेडिसिन में किया जाता है, नंबर 1 मेडिसिन में किया जाएगा। नंबर 2 फूड आइटम्स की जो भी आपकी चीज़ें होती है उसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। कुछ आपके जो बैक्टीरिया जो है वो हमारे एज अ डिकम्पोजर वर्क करता है एटमॉस्फेयर में। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम डिकम्पोज करने के लिए, दैट मीन जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको सिंपलेस्ट चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज आपको पता है, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे स्टमक में होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एज इट इज़ इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है, बिकॉज सम बैक्टीरियाज हमारे फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो सच काइंड ऑफ द बैक्टीरियाज कोज द फूड पॉइजनिंग इनटू द बॉडी में फूड पॉइजनिंग होता है, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल करने की वजह से जो फूड होता है खराब हो जाता है, और बॉडी के अंदर जाने पर डिफरेंट काइंड के डिजीजेस क्या करता है, वो डेवलप करता है। नाउ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस का क्या होता है, कारण होता है। लाइक टीबी किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया के वजह से होती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया यूजफुल भी है और हमारे हार्मफुल भी है। हम क्या रीड करेंगे, फंगीज की यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट। यूजफुल इफेक्ट हमें पता है, जो यीस्ट है हमारा फंगी का सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। जो यीस्ट होता है वो हमारे केक मेकिंग में और बहुत से बेकरीज के काम में यूज़ किया जाता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, और एज इट इज़ चीज़ बनाने में और बहुत सी चीज़ों को बनाने में हमारे कुछ फंगीज यूज़ किए जाते हैं। बट जहाँ ये हमारे लिए अच्छा है, कुछ जो हमारे फंगीज होते हैं हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल भी होता है।
लाइक कुछ फंगीज ऐसे हैं जो हमें लंग इन्फेक्शन करते हैं, कुछ फंगीज हमारे स्किन इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। सो सम फंगीज आर गुड फॉर अस एंड सम आर बैड फॉर अस। एल्गीज के बारे में आप क्या कहोगे? एल्गीज भी हमारे दोनों साइड्स हैं, कुछ यूजफुल भी है और कुछ हार्मफुल भी है। कुछ गुड एल्गीज होते हैं, जो अच्छे एल्गीज होते हैं वो हमारे काफ़ी सारे फूड आइटम्स में यूज़ किए जाते हैं, लाइक पुडिंग्स बनाने में, जेली बनाने में, आइसक्रीम्स बनाने में, और कुछ लैबोरेटरी जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनको बनाने में भी हमारे एल्गीज का यूज़ किया जाता है। सेकेंडली जो मेन साइकिल है हमारे एटमोसफेयर की, नाइट्रोजन साइकिल, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ हार्मफुल इफेक्ट क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एल्गीज होती है वो हमारे वाटर बॉडीज में ही ग्रोथ करती है, तो कुछ एल्गीज क्या करते हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होने देती। क्यों, कैसे? अगर बात की जाए, ये एल्गीज क्या करती है, ये रैपिडली ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के बाद ये वाटर की सरफेस को, जस्ट कंसीडर कोई पॉन्ड है, उस मतलब तालाब है, उसके वाटर की सरफेस को ये क्या कर लेते हैं, पूरी कवर कर लेती है, ग्रीनरी पूरी कवर कर लेगी। उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स अंडर द वाटर है वो कंफर्टेबली क्या ऑक्सीजन को नहीं ले पाते, ऑक्सीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, दे विल कैन नॉट कम ऑन द सरफेस टू गेट द ऑक्सीजन, वो सरफेस पर नहीं आ पाते क्योंकि जो एल्गीज होती है वो सरफेस को कम्प्लीटली कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन का इनसाइड द वाटर वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और कुछ ऐसा भी होता है कि बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है। सो स्टूडेंट, ऐसे कुछ यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट हमारे प्रोटोजोआज और वायरस के भी हैं, उनका क्लिप मैं आपको वीडियो में दे दूंगी। सो इस तरीके से यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंप्लीट हो गए। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में रीड करेंगे। फूड प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर। दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो फूड प्रिवेंशन का मीनिंग क्या होता है? फूड प्रिवेंशन का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी फूड को, जो फूड हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस फूड के अंदर हमें पता है न्यूट्रिशन वैल्यू होती है हर एक फूड की, है ना, किसी के अंदर कार्ब्स है, किसी के अंदर प्रोटीन है, सो न्यूट्रिशन वैल्यू हर एक फूड की अपनी होती है। तो उस न्यूट्रिशन वैल्यू को एक लॉन्ग टाइम तक क्या करना, एक लॉन्ग टाइम तक बनाए रखना। किसी भी फूड की वैल्यू को, न्यूट्रिशन वैल्यू को एक लंबे समय तक बनाए रखना और उसको स्पॉयल होने से बचाना ही हमारा क्या कहलाता है, फूड प्रिवेंशन। तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम फूड की क्या न्यूट्रिशन वैल्यू को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं और उसको स्पॉयल होने से बचाते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रीटमेंट फॉर द फूड। सो फूड प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? बहुत सारे मेथड है फूड प्रिवेंशन के। उनमें से सबसे पहला आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग नेम से आप देख सकते हो, डिहाइड्रेशन, पानी का क्या होना, रिमूव होना। तो जब हम वाटर को फ्रूट के अंदर से या वेजिटेबल के अंदर से, ग्रेन के अंदर से रिमूव करते हैं, तो वो एक प्रोसेस हमारा डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन भी बहुत सारे टाइप से किए जाते हैं, लेकिन जो सन ड्राई होता है, मतलब धूप, सूरज के धूप में चीज़ों को सुखाना, ये सबसे ओल्ड मेथड है और एक हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। इससे क्या होता है, वाटर सारा रिमूव हो जाता है हमारी चीज़ों के अंदर से और चीज़ें जो होते हैं वो स्पॉयल होने से बच जाते हैं, डैमेज नहीं होते हैं जल्दी। ऐसे हम बाय सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट और शुगर से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप देखते हो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में सॉल्ट डाला जाता है, क्यों? ताकि वो फूड प्रिवेंट रहे, ज़्यादा टाइम तक वो चले। ऐसी शुगर सिरप हम बनाते हैं। अगर हम बात करें, आप लोग क्या रसगुल्ले खाते हो, गुलाब जामुन, तो उसमें क्या होता है, शुगर सिरप होता है। शुगर सिरप क्या करता है, जो हमारे फूड की एक टाइम पीरियड होता है उसको बढ़ा देता है, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लंबे टाइम तक क्या रहती है, स्टोर रहती है और जो उसके स्पॉयल होने की हमारी चांसेस होते हैं वो और कम हो जाते हैं। ऐसे डीप फ्रीजिंग किया जाता है, चीज़ों को डीप फ्रीज किया जाता है, मतलब बिलो दैट 0 डिग्री सेल्सियस हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि उसके अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ ना कर पाए। As it is, next is your chemical preservative. Chemical preservative यूज करते हैं, मीन्स कुछ केमिकल्स हमारे पास है जो केमिकल क्या करते हैं, हम फूड में डालते हैं, तो फूड में डालने के बाद वो फूड को लंबे टाइम तक चलाते हैं, फूड को एक लंबे टाइम तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बनाए रखते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं आपके, लाइक सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये क्या करते हैं, हम इन्हें फूड आइटम्स के साथ एडिशनली ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड होता है वो लंबे टाइम तक क्या रहता है, स्टोर रहता है और स्पॉइल नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज कैनिंग। कैनिंग का मतलब चीज़ों को स्टोर करता है कैंस में, ठीक है। उसको क्यों, उस चीज़ों को कैन से स्टोर किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो हमारे कैनिंग फूड हो
वो क्या एक लॉन्ग टाइम तक चल सके और हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी टाइम। देन आता है आपका बोटलिंग, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ये इसके अंदर जो आता है आपका पेस्चराइजेशन मेथड आता है, मिल्क को पेस्चराइज किया जाता है। कैसे? इसको जब हम मिल्क को 75 डिग्री के अराउंड क्या करते हैं, बॉईल करते हैं और फिर उसको स्लोली 20 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को पेस्चराइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो मिल्क के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो किल हो जाते हैं। देन योर वैक्यूम ड्राई, वैक्यूम ड्राई का मीनिंग है कि वाटर की क्वांटिटी को बिल्कुल चीज़ों के अंदर से हटा देना, रिमूव कर देना। इससे जनरली हम क्या बनाते हैं, जो पाउडर फॉर्म्स होते हैं लाइक मिल्क से मिल्क पाउडर का फॉर्मेशन होना, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ द वैक्यूम ड्राई। इससे क्या किया जाता है, मिल्क के अंदर से जब वाटर को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम वैक्यूम ड्राई बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे फूड प्रिवेंशन के मेथड यूज किए जाते हैं। फूड प्रिवेंशन के एडवांटेज क्या है, हम फूड प्रिवेंशन यूज क्यों करें? एक सिंपल सा आप खुद सोच सकते हो कि फूड प्रिवेंट करने का एडवांटेज सबसे पहले ये है कि फूड का स्पॉइलेज होना रोकना। फूड जल्दी से खराब ना हो, उसको खराब होने से बचाने के लिए हम फूड को प्रिवेंट करते हैं, है ना। घर में भी हम देखते हैं कि घर में दाल सब्जी बचे तो हम उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और वो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक क्या करती है, चलती है अगर हम उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं। ऐसे मिल्क जब आता है घर में, हम उसको पहले बॉईल करते हैं, फिर हम उसको कूल डाउन होने देते हैं और फिर हम उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होता है, फूड प्रिवेंट होता है, फूड का जो वेस्टेज होता है वो बिल्कुल रुक जाता है। सेकेंडली, जो हमारे अनवांटेड हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ भी हार्मफुल जर्म्स हमारे फूड के अंदर है, वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो डिजीजेज होने के कारण जो डिजीज होने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो इस तरीके से हमने सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किया है। So student, this is the clip related to the different shape of the bacteria and the example of the fungi, that is mushroom. This is the picture of the amoeba, which is an example of the protozoa, and at the last I added some common human disease caused by microorganisms. If you understand the chapters, so please like and subscribe the channel and also share it. So student, thanks for watching video.